दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त तेलुगु मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कांस्टेबल कनकम, जो हाल ही में ईटीवी विन पर रिलीज हुई है। इस सीरीज ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है और इसका सबूत है इसकी जबरदस्त IMDb रेटिंग 8.7, जो वाकई कमाल की है। कुल 6 एपिसोड्स वाली इस सीरीज में हर एपिसोड में सस्पेंस, ट्विस्ट और थ्रिलर का ऐसा तड़का है कि आप एक बार शुरू करने के बाद रुक नहीं पाएंगे। आज हम आपके लिए इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वैसे भी ईटीवी विन का कंटेंट आप जानते ही हैं, हमेशा कुछ हटकर और बेहतरीन ही लेकर आते हैं। उनकी कई शानदार मूवीज को हम पहले भी अपने चैनल आई एक्सप्लेन मूवी पर एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब बारी है इस धांसू सीरीज की। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन भाई, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीरीज की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं, जहाँ श्रीकाकुलम जिले के वन क्षेत्र में स्थित रेपल्ले गाँव की आखिरी बस रवाना हो रही होती है। जब बस रेपल्ले गांव के पास पहुंचती है तो मेन रोड पर रुकती है। तभी ज्योति नाम की एक लड़की बस से उतरती है। दरअसल मेन रोड से रेपल्ले गांव तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। यहाँ जब कंडक्टर बस से ज्योति को उतरते देखता है तो पूछता है कि क्या बात है ज्योति, तुम्हारा भाई गोविंदा तुम्हें लेने के लिए अभी तक नहीं आया? क्या तुम चाहती हो कि हम उसके आने तक यहीं पर रुकें? ये सुनकर ज्योति बस में बैठे सभी लोगों को देखती है और फिर कहती है कि नहीं अंकल, मैं पैदल चली जाऊंगी, भाई रास्ते में मिल जाएगा। कंडक्टर कहता है ठीक है बेटा, ध्यान रखना, उस जंगली पहाड़ी की तरफ मत जाना। ये कहकर बस वहाँ से चली जाती है और वहीं ज्योति टॉर्च जलाकर पैदल आगे बढ़ने लगती है। उधर दूसरी ओर ज्योति का भाई गोविंदा का स्कूटर खराब होने के कारण वो उसे धकेलते हुए आ रहा होता है। इधर जैसे ही ज्योति पैदल जा रही होती है, तभी उधर से गुजर रहे 2 शराबी ज्योति को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। इससे ज्योति पूरी तरह से डर जाती है और उनसे बचने की कोशिश में वो उस जंगली पहाड़ी के रास्ते से अंदर चली जाती है। ये देखकर दोनों लोग डरकर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि उस जंगली पहाड़ी में जाने से उसकी जान चली जाएगी, और यही सोचते हुए वो वहां से चले जाते हैं। उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जंगली पहाड़ी में गई ज्योति पर किसी ने हमला कर दिया है। लेकिन आखिर ये जंगली पहाड़ी है क्या? जंगली पहाड़ी में जाने पर लोग मर क्यों रहे हैं और इन्हें मार कौन रहा है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब सीन कट होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी भी ज्योति का भाई गोविंदा ये जानने के लिए कि क्या उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला है, रोजाना पुलिस स्टेशन जाकर पूछता रहता है। वहाँ SI सदाशिवम उसे बताता है कि अगर पता चलेगा तो बता देंगे और उसे फिर वहाँ से भेज देते हैं। यही हमें एक बात पता चलती है कि रेपल्ले में अभी तक कोई छोटी चोरी का मामला भी नहीं हुआ है। लेकिन उस गांव के सभी लोग उस गांव के पास की जंगली पहाड़ी का नाम सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि रात के समय जंगली पहाड़ी की ओर गए इंसान या जानवर कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। ज्योति के साथ अब तक 3 लड़कियां उस जंगली पहाड़ी में जा चुकी हैं और उन तीनों लड़कियों का अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा हैं या मर गई। यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली। इससे उस गांव के लोगों में डर का माहौल होता है। इसलिए गांव के प्रेसिडेंट और गांव के लोग मिलकर ये सोचते हैं कि गांव पर कोई बुरी छाया है और उसे दूर करने के लिए पिछले 3 सालों से रुका हुआ देवी माँ का गांव का मेला फिर से इस साल करवाया जाए। वो ये तय करते हैं कि अगर 5 दिनों तक धूमधाम से देवी माँ के मेले का आयोजन किया जाएगा तो गांव का भला होगा। अब अगले सीन में हमें कनकम नाम की लड़की को दिखाया जाता है। कनकम उसी गांव के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के रूप में काम करती है। हालांकि कनकम बहुत ही डरपोक है। वो एक बिल्ली को भी देखकर बुरी तरह से डर जाती है। कनकम की एक चंद्रिका नाम की बहुत अच्छी दोस्त भी है। चंद्रिका मेले के लिए उस गांव में आई होती है। इस तरह गांव में देवी माँ का मेला शुरू हो जाता है। मेले के पहले दिन गांव के सभी लोग देवी माँ के मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं और उस गांव के प्रेसिडेंट राघव का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट राघव वहां आते हैं और देवी माँ की पहली आरती लेकर गांव के लोगों से कहते हैं, आप सभी के चेहरे पर भक्ति से ज्यादा डर दिख रहा है, इसीलिए गांव के रीति रिवाज और परंपराओं को एक तरफ रखकर गांव के सभी लोगों की भलाई के लिए देवी माँ का मेला दिन में आयोजित किया जा रहा है। इन 5 दिनों तक देवी माँ की अच्छी तरह से पूजा करें। उसके बाद देवी माँ भी गांव के लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। कोई भी मुश्किल आए, देवी माँ के मेले में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। महिलाओं को अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। उस जंगली पहाड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ वो ये सब बताते हैं कि इसी बीच कनकम पुलिस स्टेशन देरी से पहुंचती है, जिससे SI कनकम पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, आज से मेला शुरू हो रहा है, जाकर मेले में ड्यूटी करो, और फिर वो उसे वहाँ भेज देते हैं। अब उसी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करने वाला राजीव कनकम का सपोर्ट करता है।
उधर कनकम मेले में जाकर वहाँ झगड़े ना हो इसका ध्यान रखते हुए ड्यूटी करती है। तभी बालराजू नाम का एक व्यक्ति मेले में आता है और वहाँ की महिलाओं के बारे में गलत बातें करता है। वो अपनी साली गंगा से भी बदतमीजी करता है और उसका पीछा करके उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर कनकम बालराजू को चेतावनी देती है। उसी मेले में चंद्रिका वहाँ के डांसर्स के साथ तप्पड़ गुल्लू नाम का डांस कर रही होती है। कुछ देर बाद उस ग्रुप का नेता बाबूजी नाचते हुए फिसलकर चंद्रिका पर गिर जाता है। इससे चंद्रिका को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बाबूजी को मारती है। इससे बाकी सभी लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे ग्रुप के नेता को मारोगी। ये देखकर प्रेसिडेंट वहाँ आते हैं और उन्हें समझाते हैं, लेकिन बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि चंद्रिका ने उसे सबके सामने मारा था। और ये सब वहाँ ड्यूटी कर रही कनकम देख लेती है और चंद्रिका को वहाँ से एक तरफ ले जाती है। तभी एक महिला उनके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन चंद्रिका उस महिला को कुछ नहीं बताती और बात छुपा लेती है। अब सीन यहाँ से कट होता है और उसी दिन शाम को कनकम अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद सोचती है कि कल चंद्रिका का जन्मदिन है और उसे सरप्राइज देने के लिए उसे वो बाइक पर एक जगह ले जाती है। उन दोनों को जंगल की ओर जाते हुए पुलिस स्टेशन में काम करने वाला कांस्टेबल सत्ती बाबू देखता है। तभी गांव में एक ट्रक जाने लगता है और सत्ती बाबू उसे रोककर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। इस पर ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि ये सरकारी गाड़ी है और जंगल में बिजली के टावर का काम शुरू करने के लिए विधायक ने सीमेंट के बोरे भेजे हैं। ये सुनकर सत्ती बाबू कहता है गांव में मेला चल रहा है, इस रास्ते से जाओ, और वो उसे दूसरे रास्ते से भेज देता है। दूसरी ओर कनकम और चंद्रिका एक जगह पहुंचते हैं। तभी कनकम चंद्रिका को उसका बर्थडे विश करती है और उसे वो ताड़ी यानी लोकल शराब की बोतल देती है जो चंद्रिका बहुत समय से मांग रही थी। ये देखकर चंद्रिका इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कनकम जैसी दोस्त मिलना उसकी किस्मत है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और ताड़ी पीते हैं और फिर अंधेरा होने पर दोनों फिर से बाइक पर गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन दोनों ने ताड़ी पी रखी होती है इसलिए वो नशे में होते हैं। जैसे ही वो जंगली रास्ते पर आते हैं, बाइक की हेडलाइट अचानक से बंद हो जाती है, जिससे कनकम अंधेरे में धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाती है। थोड़ा आगे जाने पर अचानक हेडलाइट जलती है और बाइक के सामने एक छोटा सा सुअर का बच्चा आ जाता है। कनकम डर जाती है, जिससे बाइक फिसल जाती है और दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात ये थी कि नशे में धुत कनकम अंधेरे में बिना देखे उसी जंगली पहाड़ी के रास्ते पर आ गई थी। अब सीन कट होता है और अगले दिन कनकम पुलिस स्टेशन पहुंचती है। हेड कांस्टेबल राजीव कनकम की गर्दन पर लगी चोट को देखकर पूछता है कि ये कैसे लगी। इस पर कनकम पिछली रात की सारी घटना बताती है। ये सुनकर राजीव कहता है तुम आज दिन में आराम करके रात को ड्यूटी पर आ सकती थी। इस पर कनकम कहती है कि आज चंद्रिका का जन्मदिन है, इसलिए शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद उससे मिलना है। ये सुनकर राजीव उसे मेले में दूसरे दिन की ड्यूटी के लिए मंदिर के पास जाने के लिए कहता है और कनकम वहाँ से जाने लगती है कि तभी चंद्रिका की देखभाल करने वाली वो महिला पुलिस स्टेशन में आती है और बताती है कि चंद्रिका रात से घर नहीं आई है। ये सुनकर राजीव और कनकम दोनों चौंक जाते हैं और कनकम को पिछली रात की घटना याद आती है। रात में बाइक फिसलने और दोनों के गिरने के बाद कनकम की गर्दन पर चोट लगने के कारण दोनों पास के मेडिकल कैंप में जाकर इलाज करवाते हैं। कनकम का इलाज करने के बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि कनकम को रात भर यहीं रुकना होगा और उसे सलाइन की बोतल लगानी है। इस पर कनकम कहती है तो चंद्रिका अकेले कैसे जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ की नर्स निर्मला को बुलाता है, जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी होती है, और वो उसे चंद्रिका के साथ जाने के लिए कहता है। इस तरह नर्स निर्मला और चंद्रिका दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब कनकम ये सब एसआई को बताती है तो एसआई कहता है कि कांस्टेबल सत्ती बाबू और वो महिला कह रहे हैं कि चंद्रिका को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया है और मैंने कहा था कि रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना है, फिर भी तुम जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गई। वैसे तुम्हारी और चंद्रिका की दोस्ती कैसे हुई? ये पूछने पर कनकम को वो सब याद आता है जब कनकम को कांस्टेबल के रूप में अपनी पहली ड्यूटी रेपल्ले पुलिस स्टेशन में मिली थी। रेपल्ले जाते समय वो 2 रास्तों पर रुक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि किस रास्ते से जाना है। तभी उसी गांव में जाने के लिए कार में आ रही चंद्रिका उसे देख लेती है और अपनी कार रोकती है। वो कहती है कि वो भी उसी गांव जा रही है और ये कहकर कनकम को भी अपनी कार में बैठाकर ले जाती है। तभी दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। चंद्रिका बताती है कि वो तप्पड़ गुल्लू डांस सीखने के लिए गाँव आई है। इस तरह दोनों की दोस्ती होती है और क्योंकि उनकी हॉबीज मिलती जुलती थी, इसलिए कुछ ही दिनों में वो सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कनकम ये सब बताती है कि तभी एसआई नर्स निर्मला को भी वहाँ बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कल रात तुम चंद्रिका के साथ गई थी, है ना? वो रात से लापता है, कल रात क्या हुआ था?
इस पर निर्मला बताती है कि रात में निर्मला और चंद्रिका पैदल जा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर एक व्यक्ति उनका पीछा करते हुए आता है, जिसे देखकर चंद्रिका डर जाती है। लेकिन निर्मला चंद्रिका से कहती है कि वो उसका प्रेमी है और रोज उससे मिलने आता है। वो कहती है कि वो दोनों यहाँ से बातें करते हुए जाएंगे। ये सुनकर चंद्रिका कहती है, आज मैं तुम्हारे बीच आ गई हूँ, कोई बात नहीं, तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से अकेली ही चली जाऊंगी। ये कहकर चंद्रिका वहाँ से अकेली चली जाती है। जब नर्स ये सब बताती है तो एसआई पूछते हैं कि चंद्रिका किस तरफ गई थी। इस पर नर्स कहती है वो जंगली पहाड़ी की तरफ गई थी। ये सुनकर एसआई चौंक जाते हैं। इसके बाद एसआई चंद्रिका की देखभाल करने वाली महिला के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या चंद्रिका का कोई बॉयफ्रेंड था। इस पर वो महिला कहती है कि चंद्रिका वैसी लड़की नहीं थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वहीं मौजूद कांस्टेबल्स आपस में बात करते हैं, अगर चंद्रिका उस जंगली पहाड़ी की तरफ गई है तो उसे ढूंढने का कोई चांस नहीं है, और कहते हैं कि उन तीनों लड़कियों की तरह चंद्रिका की फोटो भी नहीं मिल रही है, इसे गांव की दीवारों पर चिपकाना होगा। कनकम ये सब सुनती है और उसे याद आता है कि मेले में चंद्रिका के तप्पट गुल्लू डांस करते समय समूह का नेता बाबूजी उस पर गिर गया था, जिसके बाद चंद्रिका ने गांव वालों के सामने बाबूजी को मारा था। उसे लगता है कि बाबूजी ने ही गुस्से में चंद्रिका के साथ कुछ किया होगा। वो तुरंत एसआई के पास आती है और कहती है कि सर, कल मेले में चंद्रिका और बाबूजी के बीच में झगड़ा हुआ था। चंद्रिका ने मुझसे कई बार कहा था कि बाबूजी हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार करता था और उसे परेशान करता था। जब मैंने उससे शिकायत करने को कहा तो उसने मना कर दिया और मुझे भी रोक दिया। वहीं मौजूद कांस्टेबल सत्ती बाबू ये सुनकर कहता है कि बाबूजी इसी गांव का है सर, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। इस पर एसआई सत्ती बाबू से कहते हैं कि तुरंत जाओ और बाबूजी जहां भी मिले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आओ। ये सुनकर सत्ती बाबू बाकी कांस्टेबल्स को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद एसआई को एक फोन आता है और वो फोन पर बात करने के बाद तुरंत पुलिस जीप में बैठकर कहीं चले जाते हैं। दूसरी ओर सत्ती बाबू जब बाबूजी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि बाबूजी कल रात से घर नहीं आया है। दूसरी ओर नदी के पास पहुंचे एसआई को पता चलता है कि वहाँ एक लाश पड़ी है। वो चौंक जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके राजीव से कहते हैं, यहाँ एक लाश है, पंचनामा बुक लेकर तुरंत आ जाओ। ये सुनकर कांस्टेबल राजीव पंचनामा बुक लेता है और देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई और कांस्टेबल नहीं है, इसलिए वो उसे कनकम को देता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर कनकम डर जाती है कि कहीं वो लाश चंद्रिका की तो नहीं। वो पूरी तरह से घबराई हुई नदी के पास पहुंचती है। दूर से सफेद कपड़े से ढकी लाश को देखकर वो प्रार्थना करती है कि वो चंद्रिका की लाश ना हो। जब कनकम एसआई के पास पहुंचती है तो वो उसे पंचनामा लिखने को कहते हैं। कनकम एसआई से पूछती है कि सर, लाश का नाम क्या है। दरअसल एसआई को भी अभी तक नहीं पता था कि वो लाश किसकी है। अब एसआई वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि ये लाश किसकी है। जब वो नाम बताते हैं तो कनकम और एसआई दोनों चौंक जाते हैं और उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बाबूजी की थी। बाबूजी की लाश को देखकर कनकम और एसआई सदमे में रह जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि बाबूजी को किसने मारा। अब सीन कट होता है और चंद्रिका के माता पिता को पता चलता है कि चंद्रिका लापता हो गई है। वो तुरंत शहर से रेपल्ले आकर पुलिस ऑफिसर सदाशिवम से मिलते हैं। दरअसल चंद्रिका के पिता की शहर में अच्छी पहचान है, इसलिए वो एसआई को कमिश्नर से फोन करवाकर कहते हैं कि चंद्रिका को जल्दी से ढूंढना है और साथ ही गांव में अब तक लापता हुई लड़कियों की सारी फाइलें लेकर तुरंत आकर उनसे मिलना है। तभी चंद्रिका के पिता एसआई से कहते हैं, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, इतने में मेरी बेटी चंद्रिका को ढूंढकर तुम्हें खुद मेरे घर पर लाना होगा, वरना अगली बार तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर से तुम्हें अपनी नौकरी जाने का फोन आएगा। ऐसा ना हो, इसलिए मेरी बेटी चंद्रिका को ढूंढकर हमें सौंप दो। ये चेतावनी देकर वो वापस शहर चले जाते हैं। इसके बाद एसआई बाहर आते हैं और प्रेस और मीडिया को जानकारी देते हैं कि चंद्रिका लापता हो गई है। साथ ही चंद्रिका के लापता होने वाले पोस्टर पूरे गांव में लगा दिए जाते हैं। वो हेड कांस्टेबल राजीव से कहते हैं, कमिश्नर इस केस को लेकर बहुत सीरियस हैं। उन्होंने अब तक की सारी गुमशुदगी की फाइलें लेकर हैदराबाद आने को कहा है और फिर वो फाइलें लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। तभी राजीव एसआई को बाबूजी के केस की फाइल दिखाता है और कहता है कि कनकम इस केस की जांच करना चाहती है, लेकिन एसआई उससे कहता है कि इस बाबूजी केस की जांच हमारा कांस्टेबल सत्ती बाबू करेगा और वो फाइल सत्ती बाबू को दे देते हैं। ये देखकर कनकम और राजीव को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कनकम किसी भी कीमत पर इस केस की जांच करके सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। वहीं केस फाइल लेकर सत्ती बाबू कनकम और राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सर, कनकम से कहिए कि वो पूरे गांव में चंद्रिका के पोस्टर चिपकाए, केस की जांच मैं करूंगा। दरअसल कांस्टेबल सत्ती बाबू कनकम और राजीव से इसलिए गुस्सा था क्योंकि 3 महीनों से उस पुलिस स्टेशन में महिला कांस्टेबल की नौकरी खाली थी। उस गांव के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल
कांस्टेबल की नौकरी में कोई महिला कांस्टेबल नहीं आ रही थी, इसलिए कांस्टेबल सत्ती बाबू एसआई को मनाकर वो नौकरी अपने साले को दिलवाना चाहता था। जब वो इसी बारे में एसआई से बात करता है तो एसआई कहते हैं कि वो महिला वर्ग की नौकरी है। इस पर सत्ती बाबू कहता है, सही है सर, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर कोई महिला कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करती है तो किसी को भी ज्वाइन करवाया जा सकता है। आज आखिरी दिन है, अगर आज 12 बजे तक कोई ज्वाइन नहीं करती है तो मैं अपने साले को उस नौकरी में ज्वाइन करवा सकता हूँ। इस पर एसआई कहते हैं कि तुम हेड कांस्टेबल राजीव के पास जाओ और उनसे एक लेटर लेकर आओ कि उस नौकरी पर ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं आया है, मैं अनुमति दे दूंगा। ये सुनकर सत्ती बाबू राजीव के पास जाता है और यही बात कहकर लेटर मांगता है, लेकिन राजीव को ये पसंद नहीं था कि कोई अयोग्य व्यक्ति उस नौकरी में ज्वाइन करे। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, इसलिए वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि 12 बजे से पहले कोई महिला कांस्टेबल आकर नौकरी में ज्वाइन कर ले। इसलिए वो सत्ती बाबू से कहता है, मुझे अभी थोड़ा काम है, इसलिए थोड़ी देर बाद लेटर दे दूंगा। इससे सत्ती बाबू को लगता है कि उसके साले की नौकरी पक्की हो गई है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी कनकम पुलिस स्टेशन आकर नौकरी ज्वाइन कर लेती है। तभी से सत्ती बाबू राजीव और कनकम से गुस्सा रहने लगता है। अब अगले सीन में कनकम पुलिस स्टेशन के बाहर चंद्रिका के लापता होने के पोस्टर लगा रही होती है और उसे याद करके दुखी होती है। तभी वहाँ गोविंदा आता है और उसे देखकर उसके पास आकर कहता है, दीवार पर अपनी बहन का पोस्टर देखकर मुझे हमेशा ये विश्वास होता था कि मेरी बहन जरूर वापस आएगी, लेकिन अब वो विश्वास चला गया है। जब मैं परेशान था तो मैं पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन अब आप परेशान हो तो आप कहाँ जाएंगी मैडम? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कनकम को याद आता है कि चंद्रिका उसे माँ की तरह कितना प्यार करती थी और वो उन सारी यादों को याद करके बहुत दुखी होने लगती है। इसके बाद वो मेले के तीसरे दिन वहाँ जाकर ड्यूटी करती है। इसी बीच उस गांव के तप्पट गुल्लू ग्रुप के नेता बाबूजी की मौत की वजह से प्रेसिडेंट दूसरे गांव के तप्पट गुल्लू ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे मेले में डांस परफॉर्म करवाते हैं। इससे बाबूजी के ग्रुप के लोग दुखी होने लगते हैं, क्योंकि बाबूजी के मरने से उनका काम भी चला गया था। अब उन्हें इस तरह से दुखी देखकर कनकम उनके पास आती है और उन्हें हिम्मत देती है। तभी उसी ग्रुप का बाबूजी का दोस्त महेश कनकम के पास आता है और कहता है कि मैडम, मुझे आपको एक बात बतानी है। दरअसल बाबूजी चंद्रिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मेले के पहले दिन बाबूजी जानबूझकर चंद्रिका पर नहीं गिरा था। मुझे खुद ढंग से खेलना नहीं आता। उस दिन भी खेल में मेरा पैर बाबूजी के पैर से टकराया और उनका पैर फिसलकर वो चंद्रिका पर गिर गए थे। और उसी दिन रात को बाबूजी ने ताड़ी पीते हुए महेश से कहा था कि गांव के सभी लोगों के सामने एक पराये आदमी के उस पर गिरने से चंद्रिका को कितना बुरा लगा होगा कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये सुनकर महेश उससे कहता है कि तूने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया दोस्त। बाबूजी कहता है, चाहे जैसे भी हुआ हो, इतने लोगों के सामने उस पर गिरना गलत ही तो था। बेचारी लड़की है, उसके मन में कितना दर्द हुआ होगा, इसलिए मुझे अभी जाकर उससे मिलना है और उससे माफी मांगनी है। अब बाबूजी जाने लगता है तो महेश उससे कहता है कि इतनी रात को मत जा दोस्त, लेकिन बाबूजी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे चंद्रिका से माफी मांगनी है और उसे पायल देनी है और आज ही उसे अपने प्यार के बारे में भी बताना है। ये कहकर बाबूजी चला जाता है। महेश ये सब बताते हुए कहता है कि प्यार का इजहार करने गया मेरा दोस्त लाश बनकर वापस लौटा। वहीं कनकम ये सब सुनती है और वहाँ मौजूद प्रेसिडेंट को देखकर उनके पास जाती है और कहती है, मुझे लापता हुई लड़कियों के केस के बारे में आपसे बात करनी है। क्या आपको गांव में किसी पर शक है? इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, सभी मेरे अपने हैं, किस पर शक करूं? इस पर कनकम कहती है, ऐसे कैसे सर? अगर ऐसा सोचेंगे तो लापता हुई लड़कियों को कैसे ढूंढेंगे? आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो रहे हैं। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए ही तो आप लोग हैं। प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे इस देवी के मेले को धूमधाम से आयोजित करने के अलावा कुछ नहीं पता। वैसे भी जो चले गए वो वापस नहीं आते और जो हैं उन्हें कोई जाने से रोक नहीं सकता। यही जीवन का चक्र है, इसमें सिर्फ नाम ही बाकी रहता है। कुछ भी करके नाम कमाना चाहिए। इस तरह वो कनकम के किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता और कनकम उनसे पूछताछ करती रहती है। इस बात पर वो उससे गुस्सा भी हो जाता है। तभी वहाँ कांस्टेबल सत्ती बाबू आता है और प्रेसिडेंट से बात करके पता करता है कि कनकम उससे किस केस की जांच कर रही है। इस पर वो उससे गुस्सा होता है और वहाँ से पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पहुंचकर सत्ती बाबू हेड कांस्टेबल राजीव से कहता है, बाबूजी के केस की जांच मुझे करनी थी, है ना सर? लेकिन इस केस की जांच कनकम कर रही है। प्रेसिडेंट साहब कितने बड़े आदमी हैं, पता है आपको? उन्होंने बिना अनुमति के पूछताछ करके उन्हें कितना परेशान किया। इसलिए मैं इस बात की शिकायत एसआई से करूंगा और फिर देखिएगा कि क्या होता है। ये सुनकर राजीव सत्ती बाबू को एसआई से शिकायत करने से रोकने के लिए कनकम पर गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है, सत्ती बाबू जिस केस की जांच कर रहा है उसकी जांच तुम कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें सीनियर की जरा सी भी इज्जत नहीं है? तुम अनुशासन तोड़ रही हो।
अरे बेचारी लड़की है, ऐसा सोचना मेरी गलती थी। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, इसलिए आज रात तुम्हें जंगली पहाड़ी के पास ड्यूटी करनी होगी, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर सत्ती बाबू भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कनकम को डांटकर सजा दी गई थी, जिससे उसका अहंकार संतुष्ट हो जाता है और वो कहता है कि इस बार वो एसआई से शिकायत नहीं करेगा। पहली बार राजीव जैसा अंकल उस पर गुस्सा हुआ था, जिससे कनकम भी थोड़ा बुरा महसूस करती है। अब सीन यहीं पर कट होता है और उसी रात कनकम अकेली जंगली पहाड़ी के रास्ते की एंट्री गेट पर ड्यूटी करने जाती है, जहां एक पेड़ पर चिपका चंद्रिका के लापता होने का पोस्टर देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर चंद्रिका को क्या हुआ, इस जंगली पहाड़ी में क्या हो रहा है। अब चंद्रिका के बारे में सोचते और दुखी होते हुए अचानक कोई पीछे से उस पर हाथ रखता है, जिससे कनकम पूरी तरह से डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। असल में वो हेड कांस्टेबल राजीव होता है। उसे देखकर कनकम पूछती है, अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर राजीव कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, आधी रात को ठंडी हवा चल रही थी इसलिए आ गया। वैसे भी अगर मैं तुम्हें डांटता नहीं तो सत्ती बाबू तुम्हारी शिकायत एसआई से कर देता। वो कहता है, मैंने तुम्हारे सामने उस तरह से चिल्लाया और मैं तुम्हें इतनी रात को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ गया हूँ। और इस फ्लास्क में चाय है, अगर नींद आए तो पी लेना, मैं यहीं सो जाऊंगा। ये कहकर वो वहीं एक बेंच पर सो जाता है। वहीं कनकम चंद्रिका के बारे में सोचते हुए उसी जंगली पहाड़ी के रास्ते की तरफ देखती रहती है। कुछ देर बाद कनकम को भी बहुत नींद आने लगती है और वो झपकी लेने वाली होती ही है कि तभी उसे उस जंगली पहाड़ी के रास्ते से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसी तरफ टॉर्च की रोशनी करती है और देखती है कि तभी उसे वो दृश्य दिखाई देता है जब वो और चंद्रिका बाइक पर जा रहे थे और अचानक एक सूअर का बच्चा सामने आ गया था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। और यहाँ फिर वो आगे जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और राजीव की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है तो कनकम वहाँ पर नहीं होती, जिससे वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो जंगली पहाड़ी के रास्ते की तरफ देखता है तो कुछ दूरी पर कनकम खड़ी होती है। राजीव तुरंत कनकम के पास जाकर पूछता है, कनकम, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना कि इस तरफ जाना मना है, चलो चलते हैं। लेकिन कनकम राजीव की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ऊपर की तरफ देखती रहती है। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर ऊपर क्या है और वो भी अपना सर ऊपर उठाकर देखता है और चौंक जाता है। अब यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि ऊपर कौवों का एक झुंड चिल्ला रहा होता है और उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ये देखकर दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ हो क्या रहा है। वो सोच में पड़ जाते हैं और यहीं हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कनकम की मां उसके बचपन में ही मर जाती हैं। यहाँ कनकम अपने पिता को अपनी मां के लिए पिंडदान करते हुए देखती है और उनसे पूछती है कि पिताजी, आप काव काव क्यों पुकार रहे हैं? इस पर उसके पिता कहते हैं कि मैं काव काव कहकर तुम्हारी माँ को बुला रहा हूँ। अब तुम्हारी माँ कौवे के रूप में आकर यहाँ रखा खाना खाएगी, जैसा उन्होंने कहा था। थोड़ी देर बाद एक कौवा आता है और खाना खाता है। ये देखकर कनकम सोचती है कि अब से कौवा ही उसकी माँ है। उस दिन से वो रोज कौवे के लिए खाना रखती है और काव काव कहकर उसे बुलाती है। कुछ देर बाद कौवा आकर खाना खाने लगता है। उस दिन से कनकम कौवे को अपनी जिंदगी में होने वाली सारी बातें बताती है और ये जानने के लिए कि कौवा उससे काव काव चिल्लाकर क्या कह रहा है, वो कौवे से जुड़ी किताबें और कौवे के बारे में ज्योतिष भी पढ़ती है। इसी दौरान कनकम के पिता एक और महिला से शादी कर लेते हैं। जब कनकम बड़ी होती है और उसे पुलिस की नौकरी मिलती है तो कनकम की सौतेली माँ अपने शराबी भाई से कनकम की शादी करवाना चाहती है। ये पसंद न आने पर कनकम के पिता उन्हें बिना बताए कनकम की नौकरी ज्वाइन करने के लिए रेपल्ले भेज देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती तब तक हिम्मत रखना, और इतना कहकर वो उसे भेज देते हैं। तो दोस्तों, अब इस जंगली पहाड़ी में क्या हो रहा है और अब तक लापता हुई लड़कियों का क्या हुआ? क्या कनकम को सच्चाई का पता चला या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको इसके पार्ट 2 का वीडियो देखना होगा, जो जल्द ही हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर आप सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, take care and thanks for watching.